हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम आपके लिए लाते हैं डेली एक बेहतरीन सा आईआईटी जेईई का क्वेश्चंस। तो हमारे जो बोर्ड पीछे जो बोर्ड पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जो आईआईटी जेईई एडवांस 2014 में पूछा गया क्वेश्चंस है, जो मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं, ये कोई मामूली क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। इसी क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे। जैसे कि कह सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन जो है वो मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो आइए देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, कॉस इन्वर्स एक्स मीन्स, और यहाँ पे दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स, इसमें हमको डिफ्रेंसिएशन प्लस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में पता होगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है हमारा, जो है रेगुलर पॉलीगन का है, और समेशंस ऑफ ए के क्रॉस ए के प्लस वन मीन्स, यह हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, वो है हमारा वेक्टर्स का, ठीक है। तो अगर वेक्टर्स के बारे में आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो है हमारा इलिप्स का, और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारा है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का। तो इसी क्वेश्चंस में, और ये है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग, इस टाइप का क्वेश्चंस। तो ये तो था हमारा क्वेश्चंस का समरी। तो एक ही क्वेश्चंस में आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का भी यूज मिलेगा, इलिप्स का के कंसेप्ट का भी यूज मिलेगा, और हमारा वेक्टर कैलकुलस का भी यूज मिलेगा। तो एडवांस आईआईटी जेईई एडवांस का जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर मैच ऑफ द फॉलोइंग्स रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसको क्लियर करने के लिए आपका कंसेप्ट जो है वो हर एक सेक्शंस वाइज आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना समय गवाते हुए आइए इस क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल। ऐसे ही आपके लिए हम डेली एक अच्छे से आईआईटी जेईई क्वेश्चंस लाते रहेंगे, और यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि क्लास 11th या 12th में है और आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। तो जो पहला लिस्ट का जो क्वेश्चन है वो है हमारा वाई दिया हुआ है हमारा, एक एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे लाइव क्लासेस से भी ज्वाइन करके उसमें आप पूछ सकते हैं। इसमें एक एक टर्म का, एक एक वर्ड का जो मीनिंग होता है उसको भली भांति आपको समझना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक इक्वेशंस, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस इंटू 3 कॉस इन्वर्स एक्स मीन्स, यह इसमें हमको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा। चलिए x दिया हुआ है हमारा -1 to 1, x -1 to 1 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस इन्वर्स x, जो x जो है इसका डोमेन जो होता है वो हमारा लाई करता है -1 to 1 के बीच में। कॉस एक्स का जो रेंज लाई करता है उसी का वो डोमेन कॉस इन्वर्स एक्स में होता है। तो चूंकि कॉस एक्स का जो रेंज लाई करता है वो लाई करता है -1 to 1, तो जब कॉस इन्वर्स लेंगे तो इसमें इसका जो उसका जो रेंज होगा इसका यहाँ पर डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन जो लाई कर रहा है यहाँ पर -1 to 1 के बीच में, और एक्स लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू +-3/2। इसका क्या मतलब है, एक्स जो है इक्वल नहीं है +-√2/2 के। तो पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं, ऐड वन पेज। तो हमारा इक्वेशंस हैं, क्या है हमारा इक्वेशंस, y इज इक्वल टू कॉस 3 कॉस इन्वर्स x, और x जो है वो बिलोंग्स टू -1 to 1, और x जो है वो हमारा
नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। यही है हमारा क्वेश्चंस। आइए देख लेते हैं एक बार। y इज इक्वल टू कॉस 3 cos इनवर्स x बिलोंग्स टू -1 to 1 और x डजेंट बिलोंग्स टू प्लस माइनस √3/2। तो इसका माइनस, चूंकि इसका डोमेन जो लाइक करेगा वो हमारा -1 to 1 लाइक करेगा, ठीक है। और x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 है। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू रखते हैं, ये हमारा रफ वर्क हो जाएगा। cos 3 cos इनवर्स x का वैल्यू √3/2 रखते हैं, तो √3/2 जो cos इनवर्स में होता है वो हमारा किसका वैल्यू होता है? 3 इंटू कॉस इनवर्स √3/2। ये किसका वैल्यू होता है? एनी आइडिया? ये होता है हमारा π/6 का। 3 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा cos π/2। और cos π/2 हमारा क्या होता है? 0। मीन्स हमारा cos 0 हो जाएगा। cos 0 हमारा क्या हो जाएगा? मीन्स y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो y इज इक्वल टू जब 0 होगा तो ये किसी प्रकार का इक्वेशंस तो होगा नहीं। तो जब सॉल्व करने बैठेंगे क्वेश्चंस, तो इसमें y का तो वैल्यू हमारा dy/dx और d2y/dx ये भी हमारा 0 होगा। तो इसीलिए क्वेश्चंस में लिख दिया गया है कि x जो है हमारा वैलिड नहीं है प्लस माइनस √3/2 पे, क्योंकि उस पे हमारा y का जो वैल्यू हो जा रहा है वो हो जा रहा है क्या? हमारा 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चंस को हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसी अनुसार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा yx है, मीन्स y का इक्वेशंस दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद x² - 1 d² y/dx² है, मीन्स इसको डबल डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डबल डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। आई बात समझ में? प्लस x इंटू dy/dx मीन्स एक बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। मीन्स इसको क्या करना है? y को जो इक्वेशंस दिए हुए हैं उसको हमको सॉल्व करना है, उसमें हमको फिर dy/dx निकालना है, फिर उसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएटिंग d²y/dx²। तो आइए इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो ये वाला जो हो गया, ये क्यों दिया हुआ है? x
तो आइए इसमें हम जो भी वैल्यू दिया हुआ है हम इसमें हम क्या करेंगे, सब का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हो गया हमारा, इतना का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो हमारा y जो है वो दिया हुआ है हमारा, ओ माय गॉड, y जो दिया हुआ है हमारा 4x³ माइनस 3x। y क्या दिया हुआ है, 4x³ माइनस 3x। तो यहाँ पर चलिए y जो है वो हमारा दिया हुआ है 4x³ माइनस 3x, 4x³ माइनस 3x, ठीक है, इंटू x² माइनस 1 इंटू d2y/dx। क्या है हमने फाइंड किया था, d2y/dx² इक्वल टू 24 इंटू एक्स, 24 इंटू एक्स प्लस x इंटू dy/dx। dy/dx हमने क्या फाइंड किया था, वो फाइंड किया था 12x² माइनस 3। तो हो जाएगा 12x² माइनस 3। चलिए आइए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। x इंटू 12x² माइनस 3, चलिए अब क्या करेंगे, ये हमारा LHS है, 1/x इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4x² माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद इसमें कह सकते हैं कि हमारा x जो है वो इसमें भी हमारा x कॉमन है, इसमें भी हमारा x कॉमन है, तो x कॉमन है तो इसको हम बाहर रख सकते हैं। तो x इंटू और जो हमारा 24 है जो मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत, तो ये हो जाएगा 24x² माइनस 24, ठीक है। इसमें से x हम लोगों ने ऑलरेडी बाहर ले रखा है। उसके बाद हमारा क्या होगा, प्लस 12x² माइनस 3। आई बात समझ में, x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4x² माइनस 3, तो ये हो जाएगा 36x² माइनस 27। चलिए हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें देख सकते हैं कि 9 हमारा क्या है, कॉमन है। तो 9 जब कॉमन है तो 9 हम कॉमन ले लेते हैं, इंटू अगर 9 कॉमन लेंगे तो इसमें से क्या होगा, 4x² माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4x² माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारा कैंसल, तो ये हमारा आएगा 9। मीन्स हमारा जो पहला जो इक्वेशंस का जो वैल्यू है वो हमारा क्या आया है, 9। तो देखेंगे हम कि हमारा जो पहला जो आया है p का जो वैल्यू है हमारा क्या है, 9 है। तो 9 जब है किस में आया है, मीन्स p का जो हमारा आंसर आया है वो हमारा क्या है, p का जो आंसर आया है वो हमारा क्या है, 4 नंबर। तो ऑप्शंस में देखेंगे तो p का जो 4 ऑप्शंस है वो हमारा किस में है, वो है हमारा a और d में, a और c में, मीन्स b और d हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमको केवल 2 ही ऑप्शन इसका सही होगा, वो या तो a होगा सही या c होगा सही। तो अब हम चेक करेंगे q। देखिए एग्जामिनेशंस में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को देखेंगे कि a और c का तो हमारा
पहला P का भी और Q का भी ऑप्शन सेम है, ठीक है। तो हम वैसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें डिफरेंट हो। तो किसमें हमारा डिफरेंट है? R वाले में डिफरेंट है। R का A का हमारा 2 है और C का हमारा 1 है। R या S को किसी एक को हम अगर चेक करते हैं, R या S को भी, ठीक है, तो हमारा या तो क्वेश्चन R को सॉल्व कर लो या क्वेश्चन S को सॉल्व कर लो, उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो उसमें होगा क्या कि हमको दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर Q को सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए चूँकि हमारा Q का ऑप्शंस A और C में हमारा बोथ मीन्स Q का ऑप्शंस क्या है? 3 मीन्स इस Q का ऑप्शंस हमारा आएगा 8, ठीक है। तो हम चेक करेंगे R एंड S में, लेकिन हम यहाँ पर एग्ज़ाम्स तो दे नहीं रहे हैं। तो जब एग्ज़ाम्स नहीं दे रहे हैं तो हमको थॉरो वाइज पढ़नी है, तो हम एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ हम एक भी क्वेश्चंस को छोड़ने वाले नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करेंगे। तो आइए पहले हम Q ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। चलिए Q पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चंस दिया हुआ। Q है हमारा लेट A1 A2 to AN विद द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का क्या है? वर्टिसेस है। जैसे ट्रायंगल का जो वर्टिस होता है, ट्रायंगल्स में कितने वर्टिसेस होते हैं? 3 होते हैं। वहीं पैरेललोग्राम में 4 होते हैं, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि A to AN तक जो वर्टिसेस हैं हमारे रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टिसेस हैं, ठीक है, ऑफ n साइड्स, ठीक है। n साइड्स हो गया विथ इट सेंटर एट द ऑरिजिन, मीन्स इसका जो सेंटर्स हैं वो है हमारे ओरिजिन पे। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा होता है 0,0, ठीक है। मीन्स कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा। जैसे ये हमारे एक साइड हो गए, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 6, 7, 8। चलिए इसका वर्टिसेस हो गया A1 A2 A3 A4 अप टू AN तक। और जो इसका सेंटर है वो है हमारा ओरिजिन है, मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। बताइए समझ में। ये हमारा हो गया x, y। क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। n साइड्स हो गए, चूंकि n वर्टिसेस हो गए तो n साइड्स हो जाएंगे यहाँ पर। सेंटर एट द ऑरिजिन, लेट AK बी द पोजिशंस वेक्टर ऑफ द पॉइंट AK। मीन्स जो स्मॉल AK है वो पोजिशंस वेक्टर हैं। पोजिशंस वेक्टर्स जब भी मेजर करेंगे वो हम मेजर करेंगे ऑरिजिन से के रिस्पेक्टिव। तो ऑरिजिन से रिस्पेक्टिव जब हम मेजर करेंगे तो ये हमारा वर्टिसेस A1 हो गया। तो जो ऑरिजिन से इसको मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A1 स्मॉल लेटर में पोजीशन वेक्टर। बताइए समझ में। जब पोजीशंस वेक्टर लिखने की बात आएगी तो वहाँ पे क्या आएगा? A1 स्मॉल लेटर। उसी तरह A2 वर्टेक्स का जो पोजीशंस वेक्टर होगा A2 स्मॉल, ठीक है, वेक्टर। फिर A3 का A3, उसी तरह AN का हो जाएगा AN स्मॉल AN वेक्टर, ठीक है, अप टू n टर्म्स। तो हमारा दिया हुआ है इफ सिग्मा दिस वन, ये हमारा क्रॉस है, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पर हमारा क्या है? डॉट है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसमें अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो चलिए इसी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सेम फिगर हम वहाँ पर ड्रॉ करेंगे और इसका पूरी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। चलिए एक और पेज ऐड कर लेते हैं। तो क्या था हमारा क्वेश्चंस जो था, जो A1 A2, चलिए हम वर्टेक्स, ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन हो गया, मान के चलते हैं। ये हमारा A1 वर्टेक्स हो गया, A2 वर्टेक्स, A3 वर्टेक्स, A4 वर्टेक्स अप टू AN वर्टेक्स। और ये जो है इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है हमारा ओरिजिन 0,0, ठीक है। ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया, सही है।
जो इसका पोजीशंस वेक्टर हो गया, ये हमारा A1 का पोजीशन वेक्टर, ये हमारा A2 का पोजीशंस वेक्टर, इस तरह A3 का पोजीशंस वेक्टर, इसी तरह AN का पोजीशंस वेक्टर। तो लिखते हैं यहाँ पर लेट A1 A2 up to AN are the position vector of vertex A1 A2 up to AN of a regular polygon of side n at its origin। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर जो हमारा साइड्स हमारा रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन में जो सारे के सारे जो साइड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब इसका साइड्स इक्वल है तो ये जो पोजीशंस वेक्टर है वो उसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो लेट अस अज्यूम जो पोजीशंस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है A1 A2 अप टू AN, वो हमारा क्या है, सारा का सारा पोजीशंस वेक्टर हमारे इक्वल हैं, क्योंकि यह रेगुलर पॉलीगन है। इसकी जो डिस्टेंस होगी ऑरिजिन से वो हमारी कांस्टेंट होगी, उसको मान लेते हैं लेम्डा। चलिए, और हमारा क्या यूज होगा इसमें, क्योंकि यह जो क्वेश्चंस है वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है और हमारा डॉट प्रोडक्ट है। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का हम A क्रॉस B जब लेते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B इंटू साइन थीटा। ठीक है, और जब हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट तो ये होता है मॉडुलस ऑफ A इंटू मॉडुलस ऑफ B इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने पोजीशंस वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड हमने मान लिया लेम्डा। ठीक है, अब हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो जो थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है एंगल बिटवीन द पोजीशंस वेक्टर बिटवीन A एंड B। चूँकि दो वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एंगल भी लेंगे इन दोनों के बीच का ही। ठीक है, तो जब A और A1 हो गया, ये A2 हो गया, मीन्स ये इन दोनों के बीच का हमको एंगल निकालनी है। तो एंगल जब निकालना है तो देखेंगे कि जब एक पॉइंट पे हमारा जो एंगल बनता है वो हमारा क्या बनता है, 360 डिग्री। क्या बनता है, 360 डिग्री, और कह सकते हैं ये हमारा एंगल क्या बनता है, 2 पाई। अब इसको हमको कितने भाग में डिवाइड करना है वो डिपेंड करता है कि इसमें कितने साइड्स होंगे। जैसे 4 साइड्स होंगे तो इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा ईच एंगल निकल जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसको 6 भाग में डिवाइड करेंगे, कितने भाग में डिवाइड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में, तो इसको कह सकते हैं ईच एंगल हमारा होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय जितने भाग में हम डिवाइड इसको कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पर कितने भाग में डिवाइड है, 8 भाग में, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 8। अगर यहाँ पर चूंकि साइड्स हमारा क्या है AN, तो जो पोजीशंस वेक्टर है A1 से लेके AN तक वो जो हमारे सेंटर पर जो 360 डिग्री एंगल बना है उसको कितने भाग में विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 360 डिवाइडेड बाय n। तो कह सकते हैं जो थीटा का जो वैल्यू है इन ईच केस, क्योंकि सारे के सारे हमारे इक्वल पोजीशंस वेक्टर हैं तो सारे के सारे हमारे इक्वल एंगल्स बनाएंगे एट द सेंटर बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एंगल 360 डिवाइडेड बाई साइड्स क्या है हमारे n, यानी 2 पाई बाई n। यहीं तक कंसेप्ट था। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे कि हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस को लिखते हैं। जो हमारा क्वेश्चंस है वो है हमारा समेशन। समेशंस कहाँ से कहाँ है,
के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, ठीक है। एक के क्रॉस ए के प्लस 1, यही हमारा क्वेश्चन है सेकंड में। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। जो सेकंड का क्वेश्चन है हमारा, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 एक के क्रॉस ए के प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 एक के डॉट एक के प्लस 1। तो सेम क्वेश्चंस को लिखते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 एक के डॉट ए के प्लस 1। चलिए, अब चूंकि सिग्मा दिया हुआ है तो सिग्मा का जो वैल्यू होता है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा सिग्मा एक्स, सिग्मा एन दिया हुआ रहेगा, मीन्स ये है हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स। वहीं अगर सिग्मा स्क्वायर रहेगा तो मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मतलब इसका यही टर्म होता है। मीन्स सिग्मा मीन्स एडिशन, सिग्मा मीन्स क्या होता है, एडिशन। तो जब k का वैल्यू 1 से हम रखेंगे कहाँ तक, n माइनस 1 तक, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो k का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, a1 क्रॉस 1 प्लस 2 a2 मॉडुलस दे देंगे, ठीक है, प्लस 1 के का वैल्यू 1 रख लिए, अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a2, ये पोजीशंस वेक्टर हैं इसलिए ऊपर में हमको एरो साइन देना अनिवार्य है, इंटू a3, ठीक है। उसी तरह हमारा a3 प्लस a4, a4 प्लस a5, a5 प्लस a5, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारा n माइनस 1 तक। कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1 तक। तो a पोजीशन वेक्टर n माइनस 1 क्रॉस a k प्लस 1, k का वैल्यू क्या है, n माइनस 1 प्लस 1, 1 कैंसिल हो जाएगा तो a n। आई बात समझ में, ये है हमारा, ठीक है। इज इक्वल टू सेम वे कह सकते हैं a1 डॉट a2 मॉडुलस प्लस a2 डॉट a3, ये कहाँ तक जाएगा, प्लस a n माइनस 1 डॉट a n तक जाएगा। चलिए, अब चूंकि हमने माना था जो पोजीशंस वेक्टर हैं वो हमारे क्या हैं, ऑरिजिन से डिस्टेंस है, तो वो ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, इक्वल है, मीन्स a1 a2 सारे के सारे क्या है, इक्वल हैं। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट में लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू साइन थीटा, थीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुका था 2π/n, और a1 a2 का वैल्यू हम लोगों ने मान लिया था लेम्डा। तो सभी का हम सब वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू साइन 2π/n, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ a1 a2, ये हमारा a है, a2 है, सेम वे a2 और a3 इंटू साइन 2π/n, ऐसे ही चलते जाएगा हमारा कहाँ तक, a n माइनस 1 a n,
साइन 2π/n, ठीक है। और RHS हमारा सेम वे हो जाएगा क्या, मॉडुलस ऑफ A2 cos 2π/n प्लस अप टू an-1 an इंटू कॉस 2π/n। अब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसको बस केवल हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि a1 को हमने लेमडा मान रखा था, ठीक है। तो लेमडा इंटू लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर इंटू साइन 2π/n, सारे में कॉमन होंगे, अप टू लेमडा स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, अप टू n-1 टर्म, ठीक है, इंटू साइन, चूँकि साइन 2π/n हमारा सारा में कॉमन है, सेम उसी तरह इसमें भी हो जाएगा, लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस अप टू n-1 टर्म इंटू कॉस 2π/n। तो कह सकते हैं यहाँ से LHS हो जाएगा n-1 इंटू लेमडा स्क्वायर, ठीक है, साइन 2π/n इज इक्वल टू n-1 इंटू लेमडा स्क्वायर कॉस 2π/n। तो ये वाला हो जाएगा हमारा कैंसल, सेम टर्म है, तो कॉस को इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा हमारा tan 2π/n इज इक्वल टू 1, और 1 का वैल्यू होता है हमारा tan π/4। तो कह सकते हैं कि 2π/n इज इक्वल टू π/4, तो पाई कैंसल, इसलिए n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ से जो हमारा Q का जो ऑप्शन है वो Q है 3, 8 मीन्स A और C हमारा ही करेक्ट है। अब चलते हैं R में। R क्या है दिया हुआ, इफ़ द नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट PH1 ऑन द इलिप्स का क्वेश्चन है, x² डिवाइडेड बाई 6 प्लस y² डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो इसमें जो इलिप्स जो दिया हुआ है उसका हमको क्या निकालना है, नॉर्मल। कोई भी इलिप्स है, ये हमारा क्या है, मान लिया जाए कि ये हमारा इलिप्स हो गया। तो इलिप्स जो है एट पॉइंट P हम ले लिए कोई h,1, तो इस पे नॉर्मल जो है ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट, ये टेंजेंट हो जाएगा, चूँकि नॉर्मल जो होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल का इक्वेशंस, ठीक है। तो नॉर्मल का जो इक्वेशंस है वो हमारे परपेंडिकुलर हैं क्या, x प्लस वाई पे, ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। तो उसी में हमको h का वैल्यू निकालना है कि h का वैल्यू क्या होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जो इलिप्स का जो इक्वेशंस दिए हुए हैं उनके स्लोप निकालने पड़ेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए हमारा मेथड्स जो होता है वो होता है, जो स्लोप्स जो होता है वो dy/dx होता है, मीन्स उसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। तो आइए इसको हम क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारा टेंजेंट का स्लोप होगा। तो नॉर्मल का स्लोप ज्ञात करने के लिए उसमें हम क्या करेंगे, जब दो लाइन का इक्वेशंस दिया हुआ रहेंगे और दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहेंगे तो उनका जो मल्टीपल होता है वो होता है -1। तो उस जब टेंजेंट का हम परपेंडिकुलर स्लोप निकाल लेंगे तो हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल का इक्वेशंस, नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे और फिर नॉर्मल का स्लोप निकाल के इसके स्लोप से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो हमारा h का वैल्यू वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस पहला हमारा क्या काम रहेगा, जो इलिप्स दिया हुआ है इक्वेशंस को, उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारा इक्वेशंस जो इलिप्स दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारा इक्वेशंस ऑफ इलिप्स क्या है,
एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा 1/6। 1/6 हमारा कॉमन कांस्टेंट टर्म है, तो हम लिख सकते हैं बाहर 1/6 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स प्लस 1/3 यहाँ से कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख देंगे। और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, चूँकि यहाँ पर x डिवाइडेड बाई x हो रहा था तो ये कांस्टेंट टर्म, लेकिन फिर हम y को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर। तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू 0। 1 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा 0 होता है। तो यहाँ से हम dy/dx निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल 3 से। ठीक है, 1/3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो कह सकते हैं 1/3 उधर जाएगा इज इक्वल टू -x डिवाइडेड बाई 2y। तो ये जो dy/dx आया ये हमारा है स्लोप ऑफ टेंजेंट का। ठीक है, अब क्या निकालेंगे स्लोप ऑफ, ये मान के चलते हैं हमारा इलिप्स है, ये इलिप्स है और P जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है h,1 इस पे हमारा टेंजेंट है और एक नॉर्मल है। ठीक है, तो ये हमारा dy/dx निकालने हैं, जो हमारा स्लोप निकला है वो हमारा टेंजेंट का निकला है। अब हमको नॉर्मल का जो स्लोप निकालना है, तो चूंकि नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं जो स्लोप होता है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है dy/dx, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई dy इज इक्वल टू, इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है और -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि m1 जब दो इक्वेशंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। ये होता है परपेंडिकुलर के कंडीशन में। जब दो इक्वेशंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका जो मल्टीपल ऑफ स्लोप होते हैं वो -1 होते हैं। तो इसको जस्ट dx/dy लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल लिख देंगे मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा 2y/x। तो हमारा पॉइंट जो है वो दिया हुआ है dx/dy एट पॉइंट h,1। देखिए क्वेश्चंस में हमारे दिए हुए हैं p इक्वल टू h,1 पॉइंट पे हमारा h,1 मीन्स x कोऑर्डिनेट h है, y कोऑर्डिनेट हमारा 1 है, तो 2 इंटू वाई के स्थान पे 1 रखेंगे डिवाइडेड बाई x क्या है h मीन्स 2/h। अब क्वेश्चंस में दिया हुआ है हमारा, आइए क्वेश्चंस देखते हैं कि जो नॉर्मल फॉर्म है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना है, मीन्स नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया है,
ठीक है, नॉर्मल जो है इलिप्स का वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है, और लाइन का जो इक्वेशंस है वो है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यही है। तो क्या करेंगे, चूंकि नॉर्मल और ये जो लाइन है वो हमारा एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसमें इस केस में भी परपेंडिकुलर कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय इक्वल टू -1, सिंस नॉर्मल ऑफ इलिप्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो लाइन का जो इक्वेशंस दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो इसका भी हम स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप हमारा जनरली होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जहां हमारा m जो होता है वो हमारा स्लोप होता है, तो इसको भी लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में, तो माइनस एक्स प्लस 8। तो कह सकते हैं यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, और यहाँ पर हमारा ये है हमारा m1 और ये हो जाएगा m2, m1 और ये हो जाएगा हमारा m2। तो कह सकते हैं दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। ठीक है, m1 क्या था हमारा 2/h इंटू m2 -1 इक्वल टू -1, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो h इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ये था हमारा r का, तो r का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2, r का ऑप्शन 2 सही है हमारा, r का ऑप्शन क्या है 2, ये है हमारा सही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा a जो है वो है हमारा करेक्ट ऑप्शन, चूँकि हमने 4 भी निकाल लिया, 3 पे भी चेक कर लिया, और r इज इक्वल टू हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी हम तो हमारा इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस मीन्स हमको यहाँ पे पॉजिटिव सॉल्यूशंस इसका हमको निकालने हैं, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में, ठीक है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में है तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका यहाँ से हम अच्छी तरह से देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ठीक है। तो इसको किस फॉर्म में बदलेंगे, इसको फॉर्म में बदलेंगे, वो है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स इसको हमको कन्वर्ट करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये उसका फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में हमको लिखना है कि ये इस a माइनस बी के फॉर्म में आ जाए। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7/3x माइनस 6/3 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमको एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसको किस फॉर्म में लिखना है, -2ab के फॉर्म में, 2 इंटू ए है हमारा x इंटू बी हमारा क्या रखेंगे कि ये -7/3x आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 7/6 रख दिए तो ये सेम थिंग्स आ जाएंगे, -7/3x आ जाएंगे, मीन्स ये हो गया 2a इंटू बी के स्थान पे हमारा क्या आ गया 7/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 7/6 का होल स्क्वायर। अब बताइए कि हमको थर्ड टर्म लाना है -2, तो हम 7/6 का होल स्क्वायर में कितना ऐड करें कि ये -2 हो जाए। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 36, तो -72 माइनस 49 डिवाइडेड बाई
36। तो यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा ये आ जाएगा -121/36 मीन्स -11/6 का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि -11/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा -2। ठीक है, तो अगर नहीं आप सॉल्व करके देख सकते हैं यहाँ से। तो ये हो गया हमारा फॉर्म में ax² - 2ab + y²। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x - 7/6 का होल स्क्वायर। इसको हम राइट हैंड साइड भेजते हैं तो क्या होगा 121/36 और 11/6 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा +-11/6। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-11/6 + 7/6। तो अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 11/6 + 7/6 और एक हमारा वैल्यू आ जाएगा -11/6 + 7/6। ये हो जाएगा 18/6 इज इक्वल टू 3। यहाँ से हो जाएगा -4/6 -2/3। तो क्वेश्चंस में हमारे दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस हमारे यहाँ पर कितने हैं, देखिए नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे क्या है, 3 है, एक ही है और एक निगेटिव सॉल्यूशंस है। तो हमको क्या लेना है इसमें, हमको लेना है पॉजिटिव सॉल्यूशंस। तो चूंकि सिंस x इज ग्रेटर देन 1 तो x इज इक्वल टू 3 मीन्स ओनली वन पॉजिटिव solutions satisfies the relations। तो हम कह सकते हैं जो लास्ट वाला जो है उसका जो लास्ट वाले का एक ही सॉल्यूशंस आए हैं तो s का क्या होगा 1, s का हमारा क्या है 1। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चली है क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चंस में हमारे 4 क्वेश्चंस थे। चारों क्वेश्चंस को हम भली भांति से अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट लगता है तो आप हमको व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए और एक इम्पॉर्टेंट सूचना है, जो हमारा IIT JEE का जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो आज चूँकि 21 हो गया है तो कल तक ही 22 नवंबर तक ही लास्ट डेट है। तो अगर आपने आपने IIT JEE का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जरूर से जाके फॉर्म फिलअप कर दे क्योंकि आपके पास केवल एक ही दिन शेष रह गया है। ठीक है, और जो इधर NTA के द्वारा जो वेबसाइट के थ्रू जो नोटिफिकेशन निकाला गया है कि पहले जो 2024 से पहले जो अटेम्प्ट्स स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट IIT एग्जामिनेशंस अप टू 3 times, बट 2025 से क्या होने जा रहा है कि आप केवल 2 ही बार आपको अटेम्प्ट्स मिलेंगे। एक जो आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे होंगे अपेयरिंग में और एक साल बाद। तो आपके पास पहले जो 3 ऑप्शंस थे वो घट के हो गए हैं, अब ही 2 ही ऑप्शंस। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको पढ़ने की बहुत ही ज़रूरत है। जब तक कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक IIT में सिलेक्शंस बड़ा मुश्किल होता है। इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी टफ होते हैं।
तो कम से कम आप लोगों को 10 से 12 घंटे डेली कंटिन्यूअसली पढ़ना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा, तभी आप IIT JEE में सिलेक्शंस पा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय भारत।